हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज हम अपने टॉपिक द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को कंटिन्यू करेंगे। आज इसका सेकंड पार्ट है, तो लेट्स सी कि आज इस टॉपिक में आपके पास कौन कौन सी नई डायमेंशंस हैं एंड आज हम इसको फाइनलाइज करने जा रहे हैं इस टॉपिक को। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सो व्यूअर्स, ग्रेट ब्रिटेन 16th सेंचुरी से जब ब्रिटिश का जो है वो दौर, इवन के इससे पहले भी जो है वो ब्रिटिश का दौर शुरू था, और 16th सेंचुरी में जब एक जहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टार्ट हुई, और हमने देखा कि 1600 में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दैट वाज इस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिशर्स, और उस वक्त हम सबको पता है कि एक जो है वो सब कॉन्टिनेंट था, जिसमें लेटर ऑन 1947 में इंडिया एंड पाकिस्तान, हमारे पास दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स की जो है वो शेप में सामने आई। और इससे पहले क्योंकि कॉलोनाइजेशन थी, तो कॉलोनाइजेशन का जो एरा था 16th सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स, उसमें बेसिकली होता ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे ये लोग सारा रॉ मटेरियल जो है उसको जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता था फ्रॉम एशिया, अफ्रीका और यूरोप से, क्योंकि उनकी जो है यहाँ पर जो है वो रूल था, और जितना भी रॉ मटेरियल होता था वो यहाँ से कलेक्ट करने के बाद वो इंग्लैंड ले जाया करते थे। इंग्लैंड में क्योंकि उनके पास बहुत बड़े बड़े जो है वो कारखाने लगे होते थे, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ उन्होंने लोकेट की हुई थी, तो जितना भी रॉ मटेरियल था जब इंग्लैंड जाता था वहाँ पे वो रिफाइन होकर दोबारा जो है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट या एशिया, अफ्रीका या साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ होती थी वहाँ पर उसको लाया जाता था। लेकिन इसमें जो द अमेजिंग थिंग वाज दैट कि वो जो मटेरियल बनाया जाता था उसमें जो फर्स्ट हैंड प्रोडक्ट होता था वो इंग्लैंड में ही वो लोग उसको यूज़ कर लेते थे, लेकिन जो सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स होते थे या थर्ड क्वालिटी या सेकंड क्वालिटी, उसको लाकर जो है वो इन तमाम जो है वो रीजन्स में जो है वो एडजस्ट करते थे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि इसी वजह से जो है वो लेटर ऑन जो है वो आज़ादी की तहरीक शुरू हुई, और ये आज़ादी की तहरीक जो है इट फर्दर गिव फ्यूल टू वेरियस जो है मुख्तलिफ और जो तहरीक की शेप्स हैं उनको भी इसने जन्म दिया। और हमने देखा कि इस तहरीक का जो सबसे बड़ा जो आउटपुट आया था वो ये था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ना सिर्फ ब्रिटिशर्स को एशिया से, अफ्रीका से, बल्कि पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट से वहाँ से जो है वापस जाना पड़ा, बल्कि अपना तमाम जो है सेटअप भी जो है वो साथ ले जाना पड़ा। और हमने देखा कि कुछ चीज़ें जो हैं ब्रिटिश हमें जो हैं वो दे कर गए, जिस तरह हमारे पास जो तालीमी निज़ाम है वो ब्रिटिशर्स का ही दिया हुआ है। स्पेशली अगर बात की जाए सब कॉन्टिनेंट की, साउथ एशिया की, तो इंडिया और पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स की जो है वो शेप में सामने आते हैं, उसके बाद जो है हमने देखा कि फाइनली यहाँ से ब्रिटिश का जो है वो असर व रसूख ख़त्म हुआ और ब्रिटिश जो है वो राज ख़त्म हुआ, और यहाँ पे लोगों ने जो है वो सुख का सांस लिया। तो कहने का मकसद ये है कि 1600 और इससे अबव जितने भी जो इंटरनेशनल रिलेशंस हमें जो है वो पढ़ने को मिलेंगे या देखने को मिलेगा, उसमें एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ब्रिटिशर्स ने अपना एक टाइम यहाँ गुजारा, उसके बाद जो है दे स्पेंड देयर टाइम ओवर दीज कॉन्टिनेंट्स, और वो दोबारा जो है अपना उन्होंने जो है वो सेटअप मज़ीद जो है वो बेहतरी लेकर आए उस सेटअप में, और आज हम उसको इंग्लैंड की शक्ल में हमें वो देखने को मिल रहा है। तो ये इसके पीछे बेसिकली ये स्टोरी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों लोकेट की गई जो है एशिया में और इन तमाम कॉन्टिनेंट्स में, और इसके पीछे क्या एम्स थे ब्रिटिशर्स के। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह हर एक स्टेट का एक इंटरेस्ट होता है, इसी तरह ब्रिटिश के भी जो है कुछ इंटरेस्ट थे, जिसे हम कहते हैं कौमी मफाद, नेशनल इंटरेस्ट,
और इम्पीरियल इंटरेस्ट। ये याद रखिएगा कि जब भी इम्पीरियल का वर्ड आएगा तो हमेशा हम इसको नॉर्मली जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ ही कनेक्ट करते हैं। इम्पीरियलिज्म या इम्पीरियलिस्टिक थॉट्स या इम्पीरियलिस्टिक अप्रोचेस, ये एक बेसिकली आइडियोलॉजी की तरफ इशारा करता है, जिसमें आपकी ये कोशिश होती है कि इकोनॉमिकली आप अपने आप को जो है वो सेफ करें, इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, और इसके लिए आपको जिस हद तक जाना पड़े आप जाओगे, क्योंकि आपको नेशनल इंटरेस्ट जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना पड़ता है। इसी वजह से आप जो हैं इम्पीरियल थॉट्स जो हैं या इम्पीरियलिस्टिक जो एम्स हैं उसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखते हो। तो यूरोप में ब्रिटिशर्स ने जो है वो क्या किया कि बैलेंस ऑफ पावर के लिए जो है बहुत काम किया। यूरोप में क्योंकि हमने देखा है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है बेसिकली अगर कहीं पे यूरोप में डिस्टर्ब हुई है तो कोई एक स्टेट ऐसी आ जाती थी जो कि बैलेंस ऑफ पावर को दोबारा जो है वो रिस्टोर कर देती थी। बैलेंस ऑफ पावर मींस कि आपके पास इक्वालिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेट के पास जो है वो 10 मिसाइल्स हैं तो सेकंड स्टेट जो है वो भी ये कहती है कि भाई मेरे पास जो है अगर आपके पास 10 है तो आई हैव मोर देन यू, मेरे पास भी मिसाइल्स हैं, ठीक है। तो आप जो है समटाइम्स इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप शो करते हो, समटाइम नहीं करते। तो ऑन दी अदर साइड अगर फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो है ज़रा बैकग्राउंड ले लीजिए या सेकंड वर्ल्ड वॉर को देख लीजिए, तो हमें पता चलता है कि एक स्टेट जो है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्रांस और ब्रिटेन एज वेल, ये बेसिकली अपनी जो नेवल सुप्रीमेसी है या नेवी अपने जो आर्म फोर्सेस है उस पर बहुत ज़्यादा जो है स्पेंड जो है वो कर रही थी। इनका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था इसके अपनी जो आर्म फोर्सेस हैं, और उसकी वजह ये है कि दे वर डेवलपिंग एंड दे वर टचिंग द हाइट्स। बेसिकली वो बहुत जो है वो रैपिडली जो है वो डेवलपमेंट कर रहे थे अपनी लेटेस्ट इक्विपमेंट, अपनी आर्मी को, एयरफोर्स और नेवी को वो डिफरेंट किस्म के वेपन्स से जो है इक्विप्ड कर रहे थे। उसकी वजह ये है बिकॉज टू फाइट अ वॉर। अब ज़ाहिरी बात है कि वॉर जो है बग़ैर हथियार के तो लड़ी नहीं जाती। तो जब ये तमाम चीज़ें जर्मनी ने देखी तो जर्मनी ने कहा कि इफ़ दे आर डूइंग सो व्हाई नॉट आई। तो जर्मनी ने भी जो है वो अपनी जो वेपनरी इंडस्ट्री है उसको बनाना, उसको जो है वो वेपन्स को तैयार करना शुरू कर दिया, और उससे एक आर्म रेस स्टार्ट होगी रीजन में। अब देखिए बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि अब एक स्टेट है जब वो एक चीज़ बनाएगी जो दूसरी स्टेट उसको कॉपी करेगी। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया को देख लीजिए, तो जब इंडिया ने जो है वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट या डेटोनेशन की, उसने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो उसके फ़ौरन बाद इंडिया की तरफ से कुछ थ्रेट्स आना शुरू हो गई टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो क्योंकि रीजन में, साउथ एशियन रीजन में इंडिया के अलावा जब 1974 में उन्होंने टेस्ट किया तो इस रीजन में इंडिया के अलावा कोई दूसरी पावर नहीं थी जो जिसके पास न्यूक्लियर पावर हो। और अगर पाकिस्तान जो है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर डाला गया, इतना पाकिस्तान को जो है वो डीमोरलाइज करने के लिए और पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए इंडिया ने बहुत सी जो है वो डिफरेंट पॉलिसीज़ पे काम करना शुरू कर दिया। इसके साथ 1998 में फिर हमने देखा कि पाकिस्तान ने जब एटॉमिक टेस्ट कर लिए तो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन हो गई, बैलेंस इक्वल हो गया। अब दोनों पावर्स आपके पास आ गई, इंडिया और पाकिस्तान, दे बोथ having the nuclear power, hence balance of power is maintained. So similar case with the England ने भी जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया, चाहे वो फॉरेन जो है वो आपके पास डिप्लोमेसी हो, आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, आपके इंटरनल एक्सटर्नल इंटरेस्ट हो, तो आपने डिफरेंट चीज़ों को सामने रखते हुए अपनी पॉलिसी को जो है वो जो है कोशिश की है कि बैलेंस ऑफ पावर को जो है बैलेंस करने के लिए इसके को आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस तरीके से लेकर चलनी है ताकि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इंग्लैंड ने जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इंग्लैंड की फॉरेन पॉलिसी में जो है काउंट किया जाता है, दैट इज़ कि इंग्लैंड ने कोशिश की कि वो अपने ताल्लुकात और क्लोज़ ताल्लुकात शुरू करें। जिस तरह बेल्जियम के साथ उसने उन्होंने ताल्लुक़ शुरू किया, इसके अलावा जो है फ्रांस के साथ लेटर ऑन, शुरू में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई लेकिन लेटर ऑन फ्रांस, देन इटली, बेल्जियम, और इसके साथ
जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके साथ जो है इंग्लैंड ने जो है अपनी नेवल सुप्रीमेसी जो है वो जो है कायम रखी। नेवल सुप्रीमेसी कहते हैं आपकी जो सी पावर होती है बेसिकली, ठीक है, आपकी जो नेवी है, मीन्स कि उसको लेटेस्ट बनाया जाए, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लाई जाए। और इसके अलावा ओवरसीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर इंपीरियल इंटरेस्ट आ जाते हैं आपके, और जिसमें जो है सबसे पहले उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया सी रूट्स को। अब जाहिर बात है जिन स्टेट्स के पास सी होता है तो उन स्टेट्स को बहुत फ़ायदा होता है, और इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इकोनॉमी, फाइनेंस एंड सो, तो सी क्योंकि तिजारत के लिए भी यूज़ होता था, और सी को आप जो है अपने डिफेंस पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिकली जो ग्रेट ब्रिटेन है उसकी फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स यूरोप एंड ओवरसीज। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने ये देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी जो है ग्रेट ब्रिटेन ने अपना जो है वो ताल्लुकात जो है वो शुरू कर दिए। इसमें डिफरेंट जो है वो ट्रीटीज़ हुई इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरोप, वेनेजुएला, अलास्का एंड सम ऑफ द अदर प्लेसेस एज वेल, जिसमें जो है बेसिकली वो कोशिश की गई कि इन दोनों के दरमियान रिलेशंस जो हैं उनको नॉर्मलाइज किया जाए। क्योंकि आपको ये भी मैं बता दूं फॉर द सेक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन कि वो ब्रिटेन ही थे जिन्होंने जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस्टेब्लिश किया बेसिकली। तो हमने देखा कोलंबस और जितनी भी हमारे पास इस वक्त इवेंट्स हुए इंटरनेशनल रिलेशंस में, इसके अलावा हमें ये पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जितनी ये जो स्टेट्स हैं 55 स्टेट्स, उनको बेसिकली इस्टेब्लिश करने में ब्रिटिश का बहुत अहम रोल है। और इसीलिए एक किताब जो कि अक्सर मैं रिकमेंड भी कर देता हूँ, दी आउटलाइन ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री, इसको जो है ज़रूर पढ़िएगा। इस बुक में आपको जो है वो पता चलेगा कि ब्रिटेन ने किस तरीके से जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जो है डिफरेंट जो है वो स्टेट्स को इस्टेब्लिश किया। वहाँ पे जो है डिफरेंट लोकेशंस पर उन्होंने फैक्ट्रीज़ को लोकेट किया। लेटर ऑन फिर हमने देखा कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और फाइनली जो है ब्रिटिश लोगों को वहाँ से फिर जो है वो जाना पड़ा। तो ये बेसिकली जो है ब्रिटेन फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और की जो है वो एंगल था। सो व्यूवर्स, आई होप कि आज का लेक्चर आपको यूज़फुल लगा होगा। इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरा चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, m.abdullah education official। सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा, और अगर वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। क्वेश्चंस करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे क्वेश्चन पुट कीजिए, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस ऑन यूट्यूब। Until next time, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में बहुत याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।